औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेरा वो पाकिस्तान 1973 है। और इसकी थर्ड वीडियो जो एमसीक्यूज बेस्ड है मैं बना रही हूँ। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी इसको साथ साथ मैं एलेबोरेट भी करूंगी। और लेट्स स्टार्ट के इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो हमारे एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। मेरी ये कोशिश होगी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपसे मैं शेयर करूं, ताकि जो एग्जाम्स आते हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछा जाता है, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है, उसमें आपको आसानी हो। ये वेबसाइट जिससे मैं ये वर्क कर रही हूँ या इनको इसके ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, ये हमारी गीक एमसीक्यूज की वेबसाइट है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि अगर किसी ने वीडियो ना भी देखनी हो और वो वेबसाइट तक एक्सेस हासिल करना चाहता हो वो भी इजीली कर ले। तो मेरे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर जो है मैंने एलेबोरेशन भी की थी, ठीक है, और वो 100 तक मौजूद हैं। सीकिंग नॉलेज विद एडवोकेट मोमना शजीम, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको रेडी मिल जाएगी। वीडियोस बनाने का मोस्टली मतलब मेरा ये एमसीक्यूज हम जगह जगह से ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वीडियोस में ये चीज़ आ जाती है कि मैं उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने एलएलबी किया है और इसके साथ मेरी मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हमारे फील्ड साइंस के अंदर ये चीज़ें डिस्कशन में आती हैं, तो इसलिए हर तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। चलें अब हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर के। इसके अंदर हम क्या चीज़ें शामिल करेंगे। टू बिकम एन अटॉर्नी ऑफ पाकिस्तान द पर्सन मस्ट हैव क्वालिफिकेशंस। अब यहाँ पर चीज़ आती है हमारा अटॉर्नी जनरल, उसको अपने माइंड में रख लें कि हम किस ओहदे को डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए एक शख्स की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ हाई कोर्ट, बोथ ए एंड बी। अब अटारनी जनरल जो होता है वो हमारे फेडरल लेवल पे होता है, हमारे तमाम मुल्क का अटारनी जनरल होता है जो हमारी वफाक काम कर रही होती है, उसका वो हेड पर्सन होता है। किस तरह से हेड पर्सन होता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो है वो मामलात को डील करना अटारनी जनरल का काम होता है उस लेवल पे। तो उसकी क्वालिफिकेशंस देख लें। टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो हो, ठीक है। तो वो अपॉइंटेड एज इस तरह से हो और उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो इस काबिल हो कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो बन सके या हो, ठीक है। टू बी अपॉइंटेड एज, तो यानी कि वही तमाम क्वालिफिकेशन जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, अटार्नी जनरल का भी वही लेवल होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम किस ओहदे की बात कर रहे हैं, ये माइंड में रखें, हम अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। मिनिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज गवर्नर अंडर आर्टिकल 101 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973, ये माइंड में रखें। हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और साथ आर्टिकल नंबर भी थोड़ा माइंड में रख लिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि जी ये स्टेटमेंट दे के कि किस आर्टिकल में फॉल करती है, या बाज़ दफ़ा ये पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल का नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस आर्टिकल में कौन सी बात की जा रही है। तो दोनों चीज़ों के लिहाज से चीज़ें जो हैं वो डील की जानी चाहिए। तो इस लिहाज से मैं आपसे ये चीज़ कहूँगी कि इसको मद्देनजर रखें कि आर्टिकल हमारा 101 है। किस तरह से हम बात करें, मिनिमम एज लिमिट की बात करें फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज गवर्नर अंडर 101 क्या होनी चाहिए, तो इसकी है 35 ईयर्स एंड अबव। अब गवर्नर की जो है वो 35 होनी चाहिए, अपने माइंड में रखिए। और जो प्रेसिडेंट है वो हमारे 45 ईयर्स से अबव होने चाहिए। तो फिर हेड ऑफ स्टेट के क्वालिफिकेशंस में फॉल करेंगे, लेकिन गवर्नर की 35 भी चलेगी। तो 35 ईयर्स एंड अबव, इससे 35 साल से ऊपर हो सकती है, लेकिन 35 साल से कम नहीं होगी। हमारा आर्टिकल देख लें कि ये गवर्नर को कौन सा आर्टिकल डील कर रहा है, तो हमारा आर्टिकल डील कर रहा है 101। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द गवर्नर शैल मेक ओथ बिफोर। अब हर पर्सन जो कि ऑफिस अपना संभालता है, उसने किसी ना किसी के सामने तो ओथ उठाना है।
तो जिस तरह से हम बाकियों के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नर साहब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे गवर्नर हैं, ये अपने ओहदे का हलफ किसके सामने उठाते हैं? तो ये हमारा जो गवर्नर है, ये हलफ उठाता है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। और ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, फिर पूछ लिया जाता है कि प्रेसिडेंट किसके सामने उठाता है। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाता है। क्यों उठाता है? प्रेसिडेंट एक हाई लेवल हेड ऑफ स्टेट आ गया, जबकि गवर्नर जो होता है वो सूबे का होता है। उसी लिहाज से ये देख लीजिए कि सूबे की हायर कोर्ट कौन सी होती है? हाई कोर्ट होती है। तो बात समझ आ गई ना कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा जो कंसर्न्ड जिस सूबे का वो गवर्नर बनेगा उसके सामने वोट उठाएगा। जबकि प्रेसिडेंट जो कि पूरे मुल्क का प्रेसिडेंट है, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो पूरे मुल्क का चीफ जस्टिस है, तो भाई उसने उसके सामने उठाना है। तो कंसर्न्ड सूबे, कंसर्न्ड पोस्ट, उस लिहाज से जो है ये अपने ओहदे वगैरह के लिहाज से ओथ उठा लेते हैं। इन एब्सेंस ऑफ गवर्नर ऑफ प्रोविंस, डैश विल परफॉर्म गवर्नर्स फंक्शंस। अब क्या चीज आती है इन एब्सेंस ऑफ गवर्नर ऑफ प्रोविंस? कि हमारे प्रोविंस का जो गवर्नर है वो एब्सेंट है, तो हु विल परफॉर्म द गवर्नर फंक्शन? अब जिसने ये चीज पढ़ी है कि जी प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में कायम मुकाम सदर कौन होगा, तो हम कहते हैं चेयरमैन सेनेट होता है। एट द केस हम जब बात करते हैं अपने फेडरल लेवल पे अपनी फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, तो जी हम फटाफट वो चीज बता देते हैं। तो यहाँ पे भी आप वही चीज अपनाएं कि भाई कौन होगा, तो स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। तो क्या होगा कि उसके अंदर हमारा स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली जो है वो इसके अंदर बात करेगा। अब इसके अंदर चेयरमैन वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आता? तो उसकी रीजन ये आती है कि जो सेनेट है वो मरकजी कॉन्सेप्ट है हमारा, और हमारी जो सूबाई सतह पे चीज आ जाती है उसके अंदर अपर कोर्ट, अपर हाउस लोअर हाउस नहीं होता, सूबे की सेनेट नहीं होती, सेनेट वफाक की ही है। सूबे की जो सूबाई असम्बलियां होती हैं, तो सूबाई असम्बली का जो हेड है, जो उसके इजलास की हेडिंग करता है, वो हमारा स्पीकर होता है। तो अगर गवर्नर साहब जो है वो एब्सेंट हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली जो स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली है जो कंसर्न्ड प्रोविंस के और इन शेप के, अगर वो गवर्नर गवर्नर जो है वो मौजूद नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में उस कंसर्न सूबे के जो स्पीकर साहब हैं प्रोविंशियल असेंबली के, वो इस ऑफिस की हेडिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। कॉन्स्टिट्यूशन का जो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है वो आइन के लिए यूज नहीं हो रहा। कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ड यूज होता है उसका मतलब तश्कील भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तामीर और मरम्मत करना भी होता है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बेसिकली आइन के लिए भी वर्ड यूज होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका मतलब होता है किसी चीज की तश्कील करना। तो यहाँ पर जिसके मानी है वो ये है कि प्रोविंशियल असेंबली की तश्कील जो है वो किस आर्टिकल के तहत होती है। तो है ये 106, 106 हमारे सामने कौन सा आर्टिकल आता है जो प्रोविंशियल असेंबलीज जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है? तो हम ये हमारा आता है 106। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। गवर्नर हैज पावर टू डिसॉल्व प्रोविंशियल असेंबलीज एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 112 एट एडवाइस ऑफ। गवर्नर हैज पावर टू डिसॉल्व प्रोविंशियल असेंबलीज एज प्रोवाइडेड। अब गवर्नर जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व करने की पावर रखता है। इसको सेम मैं उसी तरीके से जो है रिजेंबल करूंगी जिस तरह से हमारा प्रेसिडेंट इस चीज की जो है वो इख्तियार रखता है, सेम गवर्नर भी रखता है। तो ये चीज हमें बताई गई है गवर्नर की डिसॉल्व करने के बारे में, आर्टिकल 112 है। तो ये एडवाइस इसको कौन देगा? तो भाई इसको देगा चीफ मिनिस्टर। अब सूबे का जो चीफ मिनिस्टर होता है और जो मरकज हमारा होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है सेम। जब प्रेसिडेंट हमारा ये जो है डिसॉल्व करने के लिहाज से बात करता है, तो उसको जो मशवरा देते हैं वो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब देते हैं, और सूबे में चीफ मिनिस्टर होता है। तो ये माइंड में रख लें। और ये हमारा जो आर्टिकल है ये बनता है 112। तो देखिए, गवर्नर हैज पावर टू डिसॉल्व प्रोविंशियल असेंबलीज एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 112 एट एडवाइस ऑफ ए चीफ मिनिस्टर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, अगेन
रुकिए और जरा गौर कीजिए, हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं। हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर जजेस ऑफ हाई कोर्ट की डिसक्वालिफिकेशन के बारे में या क्वालिफिकेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेंबरशिप ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये मेंबरशिप ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भाई हम 113 में पढ़ते हैं मेंबरशिप ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। मेंबरशिप ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ये हमारे सामने है, मेंबरशिप ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। गवर्नर ऑफ प्रोविंस हैव पावर टू promulgate ordinances under आर्टिकल 126, 127, 128। तो इसका राइट आंसर है 128। एक बार दोबारा इस चीज को मद्देनजर रखें। हम पढ़ रहे हैं गवर्नर ऑफ प्रोविंस हैज पावर टू प्रोमलगेट, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, एज वी नो ऑर्डिनेंसेस को बनाना ये हमारे सदर का काम होता है। और गवर्नर साहब जो होते हैं वो सदर का ही नुमाइंदा होता है सूबे में। जिस तरह से हमारे मरकज में एक हेड ऑफ द स्टेट है और फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, सेम उसी तरह से हमारे सूबे का भी स्ट्रक्चर है। सूबे का अगर हेड देखा जाए इन केस के वो हेड कौन सा सूबे का, तो हमारा गवर्नर है। और अगर हमसे पूछा जाए कि जी हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोविंस, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब होंगे। तो प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है। तो ये हमारा बन जाता है 128। तो इस तरह से इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इसको इस लिहाज से समझ लिया जाए कि एवर लास्टिंग इफेक्ट आपके माइंड पे रहेगा कौन सी चीज़ हमने पढ़ी थी और वो क्या थी। नेक्स्ट हमारा है डैश इज चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस। ये चीफ एग्जेक्टिव कौन होता है प्रोविंस का? तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं। कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर साहब। डैश इज द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस, चीफ मिनिस्टर। डैश इज हेड ऑफ द प्रोविंस। अब देखें यहाँ पे वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है जी। तो जो हमने पहले भी कंसल्ट किए, अगर प्रोविंस का हेड ऑफ द गवर्नमेंट का वर्ड भी यूज़ कर दिया जाए तो हमारा वो बनेगा चीफ मिनिस्टर। लेकिन जहाँ पे हेड ऑफ द प्रोविंस की वर्ड यूज़ किया जाए तो वो हमारा गवर्नर बनता है। ठीक है जी। और अगर वर्ड चीफ एग्जेक्टिव का वर्ड यूज कर लिया जाए तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बनते हैं। तो ये भी अपने माइंड में रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि उसके अंदर कौन कौन से एमसीक्यू छुपे। अच्छा, ये वेबसाइट इस लिहाज से भी बड़ी ज़बरदस्त है कि इसके अंदर आंसर्स ऐसे ही नहीं दे दिए गए, बल्कि आपको आंसर्स के लिए अलहदा से क्लिक करना पड़ता है और आंसर आपके सामने आता है। तो आप कभी भी कोई सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं और आप सोच रहे हैं कि यार मैं ज़रा देखूं कि मुझे कितना भी ये सब्जेक्ट आता है, तो आप नेट पे एमसीक्यू सर्च करते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है कि इसके ऊपर आप क्या करें कि जब आपने पढ़ा हुआ इसमें से अपनी जांच करनी हो तो खुद रीड आउट करें, उसके बाद देखें, बेशक तुक्का लगा के ही देख लें कि जी ये कौन सा इसका आंसर बनता है। तो आप जब उसको इस तरह से पढ़ने के बाद कोई सिलेक्ट कर लेंगे और जब अपना आंसर व्यू करेंगे तो वो आपके लिए बोरिंग नहीं रहेगा, आपको मज़ा आने लग पड़ेगा और फिर आप उसको उस तरह से पढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से भी इस चीज़ को याद रखने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार है कि आप जो है ये चीज़ें इस तरह से कर लें तो वो एवर लास्टिंग आपके माइंड में रह जाती हैं या अपनी खुद भी जांच कर सकते हैं। इस लिहाज से ये आंसर दिए आपके पहले सामने ही मौजूद नहीं है, बल्कि आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर आंसर आपके सामने आएगा। चलें, अब हमारा है कि आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एम्पावर्स प्रोविंशियल असेंबली टू पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अभी हमने कुछ अरसे में इसके बारे में बहुत बातें सुनी है कि नो कॉन्फिडेंस का वोट होता है, तहरीक अदम एतमाद, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकती है, हमारे चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट हमने अपने माइंड में रखना है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो प्रोविंशियल असेंबली की पढ़ रहे हैं। चीज़ें मैच करती हैं क्योंकि वही तर्ज नीचे भी हमारे प्रोविंसेस में है जो कि हमारे मरकज में है। लेकिन हमने वर्ड्स को माइंड में रखते हुए किसी चीज़ को चूज करना है। ये हमारी प्रोविंशियल असेंबली की बात हो रही है और हमारे चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। तो ये हमारा आर्टिकल कौन सा बनता है? तो हमारा आर्टिकल बनता है 136। तो जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए या कहीं बात हो कि जी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जो नो कॉन्फिडेंस की तहरीक है
उसको कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो वो आर्टिकल डील करता है 136। टू मूव अ रेजोल्यूशन for vote of no confidence against Chief Minister, Provincial Assembly will need support of total membership। अब हम ये चीज़ पढ़ते हैं हमारे पहले भी, अगर मैंने आपने मेरे एमसीक्यू सुने होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो 20% से कम नहीं होने चाहिए। नो कॉन्फिडेंस को प्रमोट करने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले, हमें कम से कम 20% अवान के अंदर से लोगों की ज़रूरत होगी जो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे। याद रखिए प्राइम मिनिस्टर की भी ही इतनी रेशो है कि 20% होने चाहिए, और हमारी जो सूबाई है उसकी भी 20% ही है। तो ये दोनों लिहाज से माइंड में रख लें कि अगर उस बारे में भी आपसे सवाल पूछ लिया जाए या इस बारे में भी सवाल पूछ लिया जाए तो एक ही चीज आपने चूज करनी है। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल। अब हम जिसकी अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं वो हमारे आते हैं एडवोकेट जनरल। अपने माइंड में ये बिठा लें कि जो मरकज में वकील होता है, हुकूमत को प्रोटेक्ट करने वाला, हुकूमत के मुद्दे की तायीद करने वाला, हुकूमत की तरफ से पेश होने वाला मरकज में, वो है अटारनी जनरल। तो जब हम सब चीज़ें पढ़ रहे हैं कि मरकज की सेम उसी तरह से जा रही हैं, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आता कि सूबे का भी यकीनी तौर पर कोई ऐसा शख्स होगा, सूबे का भी अपना, हर सूबे का अपना एक एडवोकेट जनरल होना चाहिए उनकी हुकूमत को जो है सूबाई हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए। तो जी बिल्कुल होता है। मरकज का होता है अटारनी जनरल, जबकि सूबों के जो वकला हज़रात होते हैं जो सूबाई हुकूमतों को सपोर्ट करते हैं उसे कहते हैं एडवोकेट जनरल। बात यहाँ पे ही कंप्लीट कर लें और इसको यहाँ पे अंडरस्टूड कर लें। जो सूबाई सतह पर जो लोग होते हैं, जो हमारा वकील होता है जो सूबाई हुकूमत की तायीद करता है, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, तो वो हमारा होता है एडवोकेट जनरल। तो ये देखिए, अब हमसे ये क्वेश्चन था, पूछा गया था कि ये हमारा कौन सा आर्टिकल बनता है जो अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल की बात करता है। तो वो बनता है हमारा 140। ये दो मद्देनजर रख लें। अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल। और कौन सा हमारा है, ये हमारा एमसीक्यू बनता है 140। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। वो क्या है, एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय दी। कौन अपॉइंट करता है हमारा एडवोकेट जनरल, तो वो हमारा गवर्नर अपॉइंट करता है। अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल, ये हमारे सामने आ गया। गवर्नर जनरल साहब जो है इसे अपॉइंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट। टू बिकेम एडवोकेट जनरल द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू। अगर आप एडवोकेट जनरल बनना चाहते हैं, जिस तरह कि हमने अटारनी का ऊपर पढ़ा, उन्होंने कहा कि वो इतना होना चाहिए कि जिस जो क्वालिफिकेशंस एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने की होती हैं, अटारनी जनरल के बनने की वो होनी चाहिए। तो एडवोकेट जनरल की क्या होंगी, तो भाई मैं तो ये कहूंगी कि इसका ऑप्शन बनता है ए। किस तरह से कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज के लिहाज से उतनी कैपेबिलिटीज, आपकी एबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात एडवोकेट जनरल की आ रही है, तो भाई वो सूबे की हायर कोर्ट के जज के बराबर तो उसका जो है वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए ना। तो अपॉइंटेड अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो जो एडवोकेट जनरल साहब हैं उसके बारे में हम ये डील करेंगे, वो अपॉइंटेड अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो इस लिहाज से उनको जाना पहचाना जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है एमसीक्यू, देख लेते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द डैश टू गिव एडवाइस टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉन लीगल मैटर्स। बात आगे कौन से मैटर्स, अपॉन लीगल मैटर्स, अपॉन लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल करेक्टर। अब यहाँ पे अपॉन लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज, अदर ड्यूटीज कौन सी, लीगल करेक्टर वाइज। तो हमें भाई कौन सा पर्सन चाहिए है, तो हमें जो पर्सन चाहिए वो एडवोकेट जनरल चाहिए सूबे के अंदर। किन ड्यूटीज के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो हासिल करनी है एडवाइस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, किस चीज़ पे, लीगल मैटर्स पे, और ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए लीगल करेक्टर की। तो भाई हमें ये पर्सन चाहिए, और हमारा ऑप्शन था बी। अगेन देख लें, एडवोकेट जनरल। आर्टिकल डैश टू डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। अब अगेन देख लें, क्वेश्चन गौर से पढ़ लें।
क्वेश्चन पूछ लिया गया है हमसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो कौन सा है हमारे आर्टिकल जो इस चीज के बारे में डील करते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स की बात की जाएगी। तो वो हमारे हैं सेक्शंस। ऑप्शन ए, हम सॉरी, जहाँ पे मैं सेक्शन बोलूँ काइंडली उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर बोलते बोलते सेक्शंस का वर्ड मुंह पे चढ़ा होता है, तो वो हम बोल देते हैं। हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशंस के हमेशा जो है वो आर्टिकल्स होते हैं, उनको सेक्शन नहीं कहते। तो ये फील बदी जो वॉइस में बात करते हैं तो अक्सर मुंह से निकल जाता है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ये आर्टिकल्स होते हैं। अच्छा जी, तो 141 टू 144 जो है हमारा, इसका बनता है ऑप्शन ए। Administrative relations between federation and provinces are dealt by article dash 2 dash of the constitution। Administrative relation, अब हम ये अक्सर ये चीज पढ़ते हैं कि जो इंतजामी नोयत के मामलात होते हैं, वो तीन फेरिस्ते हैं, चार फेरिस्ते हैं, दो फेरिस्ते हैं। अक्सर हमारे आइन को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये बताते हैं कि इख्तियारात की तकसीम आइन में कितने लिस्टों के लिहाज से की गई है। तो इसमें कुछ इख्तियारात ऐसे होते हैं जो मरकज ने सर अंजाम देने होते हैं, कुछ सूबाई ने हुकूमत ने अंजाम देने होते हैं, कुछ होते हैं मुश्तरका। तो एक्चुअली ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं फेडरेशन के अंदर और प्रोविंसेस के अंदर, तो भाई वो हमारे कौन से आर्टिकल्स हैं जिस चीज को डील करते हैं, तो हमारे डील करते हैं 145 टू 152। नेक्स्ट हमारा बन जाता है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 एम्पावर्स फेडरेशन टू एक्वायर लैंड फॉर फेडरल पर्पस। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और बड़ा टिपिकल भी है। दूसरा ये, अगर अगर आपकी नजर से ना गुजरे तो बड़ा होना सा भी लगता है, डोना सा भी लगता है। तो कहने का मकसद ये आता है कि एम्पावर्स फेडरेशन को क्या चीज करती है कि वो फेडरल पर्पस के लिए लैंड ले सकते हैं। एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना। तो ये हमारा जो सेक्शन, जो हमारा आर्टिकल है 152 है, किस चीज के बारे में डील करता है कि फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट फेडरल पर्पस के लिहाज से लैंड एक्वायर कर सकती है। दिस इज आर्टिकल जो हमारे सामने है 152 आ जाता है। उसके बाद है द काउंसिल फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज नोन एज। तो हमारी ये बनती है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसको हम मुश्तरका नजरियाती कौंसिल भी कहते हैं। हमारे कुछ ऐसी कौंसिल्स थी जो कि हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कायम हुई। उसमें कुछ माशरती नोयत के लिहाज से थी, कुछ समाजी लिहाज से थी, नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से थी, और इसके अलावा इस्लामिक कंसेप्ट को, उन नजरियात को सेव करने के लिए बनाई गई थी न्यू। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमें आइडिया हो जाता है जाएगा। इसे हमने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ना है ताकि हर चीज़ हमें क्लियर और सही अंदाज में वाज़ेह हो जाए। तो हम ये चीज़ बात कर रहे हैं, हम आर्टिकल 153 की बात कर रहे हैं, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा आर्टिकल 153 है ये किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो भाई ये बात कर रहा है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, जो कि हमारा ऑप्शन बी आता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, कि वो हमें अब क्या एमसीक्यूज हमारे सामने लेकर आते हैं। हाँ जी, अब हमारा आता है द काउंसिल, जो कि हमने जिसका नेम पहले पढ़ लिया। अब उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई, यानी कि उसकी तश्कील किस तरह से हुई, कितने लोग होंगे, क्या काम करती है, कहाँ कहाँ काम करती है, और किन हुकूमतों की कोलैबोरेशन से करती है, सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स। भाई कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है, तो ये हमारे 7 मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है। कौन? कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेल कॉन्स्टिट्यूट नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। अब ये देखिए कि हमारी दूसरी काउंसिल का नेम आ गया। पहली हमारी कौन सी थी, दूसरी हमारी देख लें, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल आ गई सेकेंड नंबर पे। अगेन बता रही हूँ, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। कौन सा आर्टिकल हमारा ये भाई ये डील कर रहा है, ये हमारा डील कर रहा है 156। किसको डील कर रहा है? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को। क्वेश्चन भी ये पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है।
द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल शैल कंसिस्ट डैश मेंबर्स, कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए? तो 12। अब हमारी ये 12 पे होनी चाहिए। जो हमने ऊपर पढ़ी वो 7 पे थी। हमारी जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है वो 12 अफराद पर मुश्तमिल होनी चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि आप काउंसिल्स के नेम आपको पता हो, प्लस उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पता हो, ताकि आप उसको जो है वो मिक्स ना कर दें। और फिर ये है कि अंडरस्टूड भी होते हैं बाज दफा मकासद, लेकिन कुछ इस तरह की टिपिकल चीजें हम कंसीडर नहीं कर रहे होते, फिर क्वेश्चन उसी के बारे में हो जाता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज थी। तो बड़ी बड़ी चीजें हम पढ़ लेते हैं मुश्किल, लेकिन शॉर्ट जो है उसको छोड़ देते हैं। आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील विद, अब हम बात करें आर्टिकल 160 की, कि भाई ये किसके बारे में बात करता है? तो ये हमारा बात करता है नेशनल फिनांस कमीशन। अब ये देखें, एक और चीज हमारे सामने आ गई कि 160 हमें डील कर रहा है किसके बारे में? हमें बता रहा है, नेशनल फिनांस कमीशन के बारे में। अब उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट एमसीक्यूज। आर्टिकल डैश डिक्लेयर फेडरल गवर्नमेंट ओनर ऑफ ऑल लैंड्स, minerals and other things of the value within the continental shelf or underlying the ocean beyond the territorial waters of Pakistan। अगेन देख लें, अब ये हमारे वो हकूक है जो हमारे समुद्री हकूक है। अब समंदर के अब लास्ट पढ़े तो उसके अंदर समंदर की जितनी सतह होती हैं उस शेड के लिहाज से बड़ा जबरदस्त लॉ मौजूद है, जो हमारे सी ओशन के लिहाज से हमें भी बताता है। तो खैर यहाँ पर बात हुई है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल हमारे सामने है। तो ये हमारा बनता है 172। कौन सा? 172। 172 इसके बारे में डील कर रहा है। अगेन देख लें कि वो बताना चाह रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट जब ओनर है किन चीज़ों की? जमीनों की, ऑल लैंड्स की, मिनरल्स की, अदर थिंग्स ऑफ द वैल्यू विद इन दी, किसके अंदर? कॉन्टिनेंटल शेल्फ और अंडरलाइंग द ओशन बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये इस चीज को, हमारे समुद्री हकूक को डील करने वाला आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो 172 है। वो कौन सा? 172 है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बनता है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हमारे जुडिशरी से रिलेटेड है। इसे दी जुडिकेचर के नाम से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। तो अब इसे जरा गौर से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, के हमारी सुप्रीम कोर्ट की तश्कील हमें कौन से आर्टिकल में मिलेगी? तो हमें मिलेगी 176 में, 176 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल बी अपॉइंटेड बाय, तो भाई हमारे चीफ जस्टिस को किसने अपॉइंट करना है? तो प्रेसिडेंट ने। मजे की बात यह है, प्रेसिडेंट ने ओथ उठाना है चीफ जस्टिस के सामने, और फिर चीफ जस्टिस को बाद में पाकिस्तान को अपॉइंट करना है हमारे सदर साहब ने। तो आपस में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये हमारा बनता है हमारा जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन बनता है। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ, अब एक जज जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज है वो कितनी देर तक एक ओहदे को होल्ड कर सकता है? तो वो हमारा बनता है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो एज है वो होती है 65 ईयर्स, यानी कि 65 साल तक एक जज जो है वर्किंग कर सकता है। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल मेक ओथ बिफोर दी, किसके सामने करता है? तो हम पढ़ते भी हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब के सामने ओथ उठाते हैं। और प्रेसिडेंट ने भी जब ओथ उठाना होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है 130, आर्टिकल 175 ए। हम बात कर रहे हैं 175 ए की। प्रोवाइडेड डैश फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड फेडरल शरीयत कोर्ट। अगेन गौर से इसको पढ़ें। बात की जा रही है आर्टिकल 175 ए की। अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है किन किन लोगों की? चीफ जस्टिस, चीफ सॉरी जजेस, नॉट चीफ जस्टिस, स्किप करते हैं इस चीज को। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का वर्ड यूज हो रहा है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड फेडरल शरीयत कोर्ट। तो ये कौन जो है
इनकी अपॉइंटमेंट करेगा, तो ये हमारा बनता है जुडिशियल कमीशन। कौन करेगा? जुडिशियल कमीशन। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस के अलावा बाकी लोगों की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, और जो चीफ जस्टिस के ओहदे से नीचे के जजेस हैं, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल कमीशन मौजूद है। वो इस चीज को जो है मद्देनजर रखेगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, कि उसके अंदर कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं, वो हमने देखनी है। हमारा आर्टिकल 182 डील कर रहा है, और ये हमारा जो एमसीक्यूज है 131 है। माशाल्लाह से हम 200 की तरफ रवाना हुआ है। आर्टिकल 182 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बात हो रही है कौन से आर्टिकल की? फिर एक बार रुकिए और देखिए। 182 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ, किस चीज के बारे में अपॉइंटमेंट की बात हो रही है? एडहोक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडहोक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 182 डील करता है किस चीज के बारे में? एडहोक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे बार दफा लिखा होगा एडहोक जजेस ऑफ शरीयत कोर्ट, एडहोक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडहोक जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो हमने एडहोक के वर्ड को देख के ही सरासर उसके ऊपर निशान ही लगा देना, या इस तरह का सवाल है, हमने ये देखना है साथ दूसरा पोर्शन भी, कि कौन सी कोर्ट का जिक्र हो रहा है। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कॉन्सेप्ट हमारा किसका है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, जिसे हम इब्तदाई दायरा इख्तियार समात भी कहते हैं। कि वो क्या है, कौन सा आर्टिकल डील करता है हमारे इस कॉन्सेप्ट से, जो कि मैंने ब्लू हाईलाइट किया हुआ है। तो वो हमारा ए है। कौन सा हमारा आर्टिकल है? 184। 184 डील कर रहा है किस चीज को? डील कर रहा है, डील कर रहा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के कॉन्सेप्ट को। उसके बाद हम चल रहे हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डील्स विद एपीलेट जुरिस्डिक्शन। अब हमारी यहाँ पे ही इस चीज को क्लियर कर लें कि एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, दूसरी एपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है। अब यहाँ पर अब अगर इस तरह से ये चीजें इधर ही कर लेंगे, कहीं भी आपसे पूछा जाए, कहीं रिटर्न पूछ लिया जाए, कहीं इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि जुरिस्डिक्शन की कितनी काइंड होती हैं, तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ने से आपका ये होगा कि आप कहीं भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको आइडिया रहेगा कि भाई मैंने फलां जगह पे, चलो एमसीक्यूज ही में कर रहा था, तो उधर मैंने ये चीज पढ़ी थी कि जुरिस्डिक्शंस की जो है वो ये काइंड होती है। तो दूसरी हमारी बात आ जाती है एपीलेट जुरिस्डिक्शन की, यानी कि अपीलों के बारे में दायरा इख्तियार समाज जो है, वो हमारा कौन सा आर्टिकल डील कर रहा है? वो हमारा आर्टिकल डील करता है 185। 185 कौन सा डील करता है? 185। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आ गए। इफ president desires to obtain opinion of Supreme Court about any question of law, Supreme Courts consider this will be called dash of the Supreme Court। ये हमारी अगली जुरिस्डिक्शन आ गई, थर्ड काइंड आ गई, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहते हैं कि अगर हमारी जो हुकूमत का प्रेसिडेंट है वो ये डिजायर करे कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी पॉइंट ऑफ लॉ पे, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे एडवाइस हासिल करना चाह रहा है, तो जो हमारी अदालत ये अमल करेगी कि उसको एडवाइस देगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील्स विद पावर ऑफ रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम पावर ऑफ रिव्यू की बात कर रहे हैं। एज वी नो, अपील होती है, रिवीजन होता है, रिव्यू होता है, रेफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात करते हैं रिव्यू। इसे हम कहते हैं नजरसानी करना। नजरसानी, अदालत जिसने फैसला किया होता है उसे ही हम दोबारा कहते हैं कि भाई अपने किए हुए फैसले पर नजरसानी कर लो। तो उसी अदालत को जब हम असेस देते हैं कि एक बार गौर कीजिए अपने फैसले पे, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट बन जाता है रिव्यू का। तो भाई रिव्यू हम कहाँ पर पढ़ेंगे? हमारा कौन सा आर्टिकल है जो हमें इसके बारे में गाइड करेगा? तो वो हमारा बनता है 188। आर्टिकल अंडर आर्टिकल डैश, ऑल एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज
थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जरा मुलायजा करें कि ऐसा मुद्दा हो कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को हेल्प की जरूरत है, तो इसमें हमारे जितने भी मामलात हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो एग्जेक्टिव है, चाहे वो जुडिशल अथॉरिटीज हैं, और इख्तियार कितना है कि थ्रू आउट पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, जब बात सुप्रीम कोर्ट की हेल्प की आएगी तो सब हेल्प के लिए तैयार होंगे। ये हमारा आर्टिकल बन जाता है 190। कौन सा बन जाता है? 190। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। अब हमने पहले सुप्रीम कोर्ट की जो है वो बात की, और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात की, फिर हमने उनके जुरिस्डिक्शंस पढ़ी। तो अब हमारा हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो चालू हो गया है। तो हमने ये देखना है कि उसको कहाँ से कहाँ तक डील करते हैं हमारे आर्टिकल्स। बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, किसकी? हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन की। कि हाई कोर्ट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होगी, वो हमारा जो इसे डील करता है वो हमारा बनता है आर्टिकल 192। 192 192 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट की तश्कील के हवाले से। नेक्स्ट, रिटायरिंग एज ऑफ हाई कोर्ट जज, वो हमारी बनती है 62 ईयर्स। जब सुप्रीम कोर्ट की पूछी गई हमने बताई 65। जब हाई कोर्ट की पूछी जाएगी जज की, तो हमने बतानी है 62 ईयर्स। नेक्स्ट हमारा बन जाता है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डील्स विद जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब हम जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट पढ़ने लगे हैं, और हमसे पूछा जा रहा है कि जब कौन सा आर्टिकल है जो हमारा जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की बात करेगा। तो हमारा जो 199 है, 199, वो बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की। किसकी बात करता है? जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट 199। अच्छा, अब ये हमारी रीट शुरू हो गई है। रीट के लिए मैं एक चीज कहूंगी यहाँ पे आपको, जो चीज जितनी मैं समझा सकूंगी इंशाल्लाह मैं समझाऊंगी, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा रीट का। इसको स्पेसिफिकली भी सर्च करके भी देखिएगा, और इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसकी स्टेटमेंट गौर से पढ़ें, इसके बकायदा तौर पर एलिमेंट्स बनाएं, और इसके एलिमेंट्स बनाने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिकल नेचर भी देखें कि किन केसेस में कब ये यूज हो सकती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये हमारा वो असेस है जो इब्तदाई दायरा इख्तियार समात में आता है। कि किसी भी मामले में जब आप चाहते हैं कि आपका मामला फौरी तौर पर आला अदालतें सुने, तो वो पिटीशन का कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ जाता है, रिट पिटीशंस का। और जहाँ पर हमारा कहीं फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, या हम समझते हैं कि ये अब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है, तो रिट का प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है। चलें अब देखते हैं क्या इसमें सिनेरियो क्या चीजें हैं। एमसीक्यू हमारा 140 है। हाई कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर directing a person performing within territorial jurisdiction of the court functions in connection with the affairs of the federation, a province, or a local authority to refrain from doing anything he is not permitted by law to do, the writ will be called। तो हमारी ये रिट बनती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट का होता है किसी चीज का ममनू होना, भाई ना करो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, गलत है। तो ये प्रोहिबिशन का कॉन्सेप्ट है। अब देखें क्या आता है कि हाई कोर्ट में मेक एन ऑर्डर। कौन सी अदालत है? सबसे पहला की पॉइंट हमारे पास आ जाता है हाई कोर्ट। क्या करेगी? एक ऑर्डर बनाएगी। एक ऑर्डर जो कि डायरेक्ट कर रहा है, किसको डायरेक्ट कर रहा है? डायरेक्टिंग अ पर्सन, पर्सन भी हो सकता है। परफॉर्मिंग विद इन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन। के डायरेक्टिंग अ पर्सन, परफॉर्मिंग, वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है कोर्ट में रहते हुए पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस के अंदर। के भाई जो ऐसे पर्सन है, यहाँ से जो शख्स मुराद है वो एक जज है। आप प्रोविंस कोई सूबे में काम कर रहा है, और लोकल अथॉरिटी या लोकली तौर पर कुछ कर रहा है, तो वो उसे कहेगी हमारी हाई कोर्ट रिफ्रेन, मना हो जाओ, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज के करने से जो कि परमिट नहीं करता हमारा लॉ। अब यहाँ पे बात जज की हुई, यहाँ पे बात प्रोविंस में काम करने वाले लोगों की हुई। वो हुकूमती एहलकार भी हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटीज भी हो सकते हैं। तो हमारी हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है। अब जब वो
जो इख्तियार रखने वाले ऑफिसर्स हैं उनको ये बात कहेगा, जज भी इसके अंदर शामिल है, कि भाई आप वो ना करें जो हमारा लॉ नहीं कहता। तो कौन सी रिट बनती है? यकीनी तौर पर प्रोहिबिशन का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है कि किसी चीज के करने से प्रोहिबिट किया गया है, इसलिए इसके एलिमेंट्स बनाए। कोर्ट कौन सी है, किस तरह से परफॉर्म करती है, किस पर्सन को कह रही है, जज का कॉन्सेप्ट किधर आता है, कनेक्शन किससे है, अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन की बात की गई है, प्रोविंस का वर्ड भी यूज हो रहा है, लोकल अथॉरिटी का भी। और टू, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इज नॉट परमिटेड बाय लॉ टू डू। अब ये जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट उसका सारा छुपा हुआ है वो इधर है, देखें। अ प्रोविंस और लोकल अथॉरिटी टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग ही इज नॉट परमिटेड बाय लॉ टू डू। तो ये सारा इसका क्रक्स है, जो कि हिंट आउट करता है हमारे इस कॉन्सेप्ट को, रिट ऑफ प्रोहिबिशन को। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको माइंड में रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि उसके अंदर अब हमें कौन कौन से एमसीक्यूज मिलते हैं। हाँ जी। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, क्या आता है, अ हाई कोर्ट में मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन विद इन द टेरिटोरियल jurisdiction of the court holding or purporting to hold a public office to show under what authority of law the claims to hold that office is called writ of। अब इसमें बात की जा रही है, ये हमारा बनता है क्यू वारंटो को। क्यू वारंटो का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में हम कहते हैं कि इख्तियारात का तयन करना, कि या कि जो शख्स के पास जो इख्तियार है वो उसको इस्तेमाल करे और पता चले कि वो इख्तियार का क्या नेम है, हम उसको किस तरह से देखेंगे। तो ये क्यू वारंटो है। अगेन वही वर्ड्स यूज हो रहे हैं, मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन विद इन द टेरिटोरियल jurisdiction ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पे टेरिटोरियल jurisdiction ऑफ द कोर्ट, अगेन जज, कि वो अपना जो उसके इख्तियारात हैं उससे करे, शो करे कि उसके पास लॉ ने क्या अथॉरिटी दी है, उस लॉ ने उसको क्या इख्तियारात दिए हैं, क्या इख्तियारात दिए हैं जिसे उसने होल्ड करना है। तो ये हमारा बन जाता है क्यू वारंटो। तो अब पहले में कहा गया है कि वो ना करो जो कानून नहीं कहता, यहाँ पे कहा गया है कि वो इख्तियारात का इस्तेमाल करो, वो होल्ड करके दिखाओ, वो चीजें बताओ कि जो कानून ने आपको दी हैं उसका इस्तेमाल करें। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है क्यू वारंटो का। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 199 क्लॉज 1 पार्ट बी। और फिर बी का भी जो पार्ट है वो 1 की बात कर रही है, वो किस कॉन्सेप्ट को डील करता है, वो हमारा डील करता है हिबियस कॉर्पस को। हिबियस कॉर्पस जो है उर्दू में से कहते हैं हद से बेजा में रखना, यानी कि इलीगल डिटेंशन और कॉन्फाइनमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हमारी फंडामेंटल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जो है मूवमेंट का राइट रखते हैं, हमें बिला वजह कैद करके नहीं रखा जा सकता। हमें एक वक्त से जैसे अब, हमारे जो कवानीन है उसमें भी ये पढ़ते हैं हम, पीपीसी के अंदर भी, कि अगर पुलिस पे किसी को पकड़ के लेके जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे उसके बाद भी उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने बताना पड़ता है, अगर वो इससे ज्यादा अरसा के लिए किसी शख्स को अपने पास रखना चाहते हैं। तो वरना उन पुलिस वालों की भी जो ये डिटेंशन है वो इलीगल हो जाएगी। तो ये हिबियस कॉर्पस का कॉन्सेप्ट होता है, और ये अगेन देख लें कि हमारे कहाँ पर फॉल कर रहा है। ये 199 क्लॉज 1 उसका बी पार्ट, और फिर बी पार्ट का भी फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर रोमन में जो वाजे किया गया है, इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट डील करता है, ये जो डील करता है हेबियस कॉर्पस का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की बात हो रही है, डैश व्हेन एडुकेट रेमेडी इज अवेलेबल कैन नॉट बी इन्वोक्ड। क्या कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट बी इन्वोक्ड व्हेन एडुकेट रेमेडी इज अवेलेबल, कि दोनों सूरतों में, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मुद्दा है जिसको आप उठाना चाह रहे हैं, उसका आपके पास निचली सतह पे भी कोई चाराजी मौजूद है, और हाई कोर्ट, और उसके बारे में आप रिट भी कर सकते हैं, वो भी मौजूद है चाराजोई। तो ये नहीं होगा कि निचली चाराजोई से हाई कोर्ट की जो रेमेडी है वो इन्वोक्ड हो जाएगी, दोनों ही आपके पास मौजूद होंगी। तो कहने का मकसद यही आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट बी इन्वोक्ड व्हेन एडिक्वेट रेमेडीज अवेलेबल। तो दोनों सूरतों में होगी। हाँ, लेकिन प्रेफरेबल ये चीज चीज आती है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। बट बाज दफा ये चीज होती है कि फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंज होने का खतरा होता है, उसमें डिले बाज दफा
जिसमें अक्सर हम कहते हैं कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो वो सूरत हाल में फौरी तौर पर फंडामेंटल राइट्स को जो है सिक्योर करने के लिए फिर हम रिट पिटिशंस में जाते हैं। आर्टिकल 203 ए एंड 203 जे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। अब ये देख लीजिए सीरीज बनती है A to J की, और हमारा जो सेक्शन, हमारा जो आर्टिकल है वो डील कर रहा है 203 ही। तो देख लीजिए फेडरल शरीयत कोड को ये डील करता है, किस कंसेप्ट को डील करता है, A to J। फेडरल शरीयत कोड किसको डील कर रहा है, फेडरल शरीयत कोड को। नेक्स्ट है फेडरल शरीयत कोड शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश मुस्लिम जजेस। शरीयत की कोर्ट इस वजह से बनाई गई थी कि हम इस्लामी शरीयत के लिहाज से अपने कवानीन को ढाल सकें। तो ये इसके अंदर हमारे जजेस की तादाद होती है, वो होती है 8। कितनी होती है, 8 होती है। ये हमारी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन आ जाती है। 146 का आता है, द प्रिंसिपल सीट ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट शैल बी एट। पूछा जाए कि जी फेडरल शरीयत कोर्ट की जो हमारी प्रिंसिपल सीट है, जो हमारी हेडिंग सीट है, हमारी जो मेन मरकज है वो कहाँ पे है, तो भाई वो हमारा बनता है इस्लामाबाद। तो ये फेडरल शरीयत कोर्ट का भी वहाँ पे ही है। चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। अब ये बात हो गई, टाइम पीरियड पूछ लिया, तो वो हमारा बनता है कि 3 साल से ज्यादा अरसा जो है और फेडरल शरीयत कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो ओहदे को नहीं रख सकता। बिफोर एंटरिंग इनटू ऑफिस चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट शैल मेक ओथ बिफोर। तो ये साहब भी जो है किसके सामने ओथ उठाते हैं, तो ये हमने देखना है, ये जो है प्रेसिडेंट के सामने उठाते हैं। प्रेसिडेंट के सामने क्यों उठाते हैं, उसकी रीजन ये है कि इनका भी सेम वही रैंक होता है जो जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो दोनों ही बराबर होते हैं, बट वो इस्लामिक का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे होते हैं, और दूसरा भी इस चीज को डील करते हैं। बट हमारी मेन जो सुप्रीम कोर्ट है, कई दफा इस्लामिक शरीयत कोर्ट जो है उसके भी मामलात में अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो वो मामलात भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन रैंक दोनों का एक ही होता है। आर्टिकल 203 डी की बात हो रही है, 203 डी की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये किस चीज को डील करता है, 203 डी। तो वो हमने देखना है, वो हमारा डील करता है पार्स, jurisdiction एंड फंक्शन ऑफ फेडरल शरीयत कोड। देख लीजिए 203 डी आर्टिकल, 203 डी आर्टिकल हमारा डील करता है पार्स, jurisdiction एंड फंक्शंस ऑफ फेडरल शरीयत कोड। नेक्स्ट 203 ई, इसको हम इस तरह से याद रखते हैं कि हम सीरीज अपने माइंड में रख सकते हैं कौन सी रेंज अब नेक्स्ट किस डिपार्टमेंट को, किस इंस्टीट्यूशन को, किस कॉन्सेप्ट को डील करेगी। तो उस लिहाज से हम इसको माइंड में रख सकते हैं। 203 ई की हम बात करने लगे हैं, तो भाई ये हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज को डील करता है, ये हमारा डील करता है पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट। पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट को कौन सा, 203 ई। ये हमारे आ गया 150। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज को एलैबोरेट भी करेंगे, और किस तरह से हमने इनको डील करना है और पेपर में किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं वो भी डील करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।